और याद कीजिए कल हमने आप आज टेस्ट है ना आपका। अरे 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 क्या हुआ, तैयारी हो गई? एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, उसके बाद भी नहीं हुई। एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया इसलिए क्योंकि कल दशहरा था, तो मैंने सोचा कल ना आज कर लो। कल तुम लोग रावण रावण देखने गए होंगे और तुम लेट निकलोगे तो तुम में ही कोई आग नहीं लगा दे, है ना। चलिए, तो इसलिए कल टेस्ट की जगह आज रखा। तो हो गई होगी तैयारी। पानी की बोतल लेना बस। ओके, तो चलिए हम लोग टेस्ट पेपर दे दूंगा मैं अभी दिन में आपको, है ना। आपका शाम को है ना, कितने बजे टेस्ट है आपका? 4:30 से 5:30 है ना? 4:15 से 4:45 से 5:45, बढ़िया है। तो टेस्ट अच्छा। अरे आपको क्या लग रहा है, आपके इसके पहले जो बच्चे थे वो 6 बजे तक तो नॉर्मल क्लास अटेंड करते थे, तो तुम लोग तो 4:45 क्लास अटेंड करके चले जाते हो रोज, तो तुम्हारा तो 1.25 घंटा वैसे ही कम है रोज का। तो इसलिए अगर 1 घंटा कभी टेस्ट हो भी जाए एक्स्ट्रा, वैसे तो पता है मैंने नाटा सर को ये बोला था कि इन बच्चों को 6 बजे पहले जाने ही मत दो। 1 घंटा रोज इनको जबरदस्ती बैठा के रखो यहीं पे, होमवर्क निपटाओ, टेस्ट निपटाओ, यहीं बैठो। क्योंकि साला घर जाने के बाद जो बिस्तर टूटता है, मतलब बिस्तर भी टूट जाए, मतलब बिस्तर तोड़ते हैं बैठ के हम लोग, और कुछ नहीं करते, है ना। और क्या करते, यही करते हैं। तो 1 घंटा जल्दी जाके कर क्या लोगे, अल्टीमेटली घर जाके सोने वाले हो और कुछ नहीं, मोबाइल चलाओगे बैठ के। 7 बजे पहले थोड़ी पढ़ने बैठते तुम लोग वापस से। सही बात है, तुम्हारी शक्लें बता रही है कि कितना झूठ बोल रहे हो तुम लोग, है ना। तो तुम अगर 4:45 घर जाते हो तो क्या करते हो बताओ एग्जैक्टली हाँ, नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो अभी भी कर लेना, ठीक है। तो 4:45 क्लास खत्म होगी, 5:45 टेस्ट है ना, 5 मिनट फटाफट जाना नीचे से और लेके आ जाना नाश्ता, ठीक है। क्यों नहीं देते? अरे आप अपने बॉक्स में ले आना ना, तो 5 मिनट लेट टेस्ट चालू करा देंगे, आप नीचे जाके नाश्ता कर लेना आराम से, है ना। क्या दिक्कत है? और वापस आके बढ़िया टेस्ट देना अच्छे से, ठीक है। ओके, नाश्ते में क्या मिलता है? सेव परमल, तो पॉपकॉर्न। कभी पॉपकॉर्न मिलते हैं, मैं मेरे को याद है पहले मैं शाम को यहाँ क्लास लेता था 4 से 6 कुछ ऐसा, तो मेरे को याद है नीचे से नाश्ता मंगाता तो कभी पॉपकॉर्न आते थे, पोहा आता है, साबूदाना खिचड़ी, और वो भेल आती है कोई। यस, बढ़िया यार, अच्छा अच्छा नाश्ता मिलता है, और क्या चाहिए। 4 मील मिल रहा है, सुबह नाश्ता, सुबह भी नाश्ता मिलता है, सुबह नाश्ता, दिन में खाना, शाम को नाश्ता। इतना तो घर पे नहीं खाते अपन लोग, ठीक है। ओके चले। कृति बोल रही कि सर इन बच्चों को नाश्ते के लिए 30 मिनट्स चाहिए। आधा घंटा नाश्ता करते तुम लोग? अरे वो पूरी पंचायत होती होगी ना दिन भर की, कि आज इसने बोला, इसने किया, है ना, वो सारा गॉसिपिंग चलती होगी दिन भर की। बहुत बढ़िया। राहुल बेटा, अब मैं उधर कौन पढ़ा रहा है, उधर कौन पढ़ा रहा है, मतलब उधर कौन पढ़ा रहा है, इधर इधर पढ़ा रहे हैं अपन, इधर इधर इधर, है। चलिए ओके, तो आ जाते हैं मुद्दे पे, और अब सुनिएगा सब लोग ध्यान से। कल था पहला दिन जीएसटी का, और मैं बता दूं मैंने आपको क्या क्या। 1 मिनट पलक बेटा, क्लास चल रही है, अपना गुस्सा कंट्रोल करके बाद में लड़ सकते हैं, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। सुनिए, देखिए, आवाज बिल्कुल बंद। चलिए, अरे राहुल बेटा, बस ना यार, बस। देवता देवी क्या बोलूं मैं तुमको, और क्या क्या बोलूं मैं तुमको, क्या बोलूं। सुनिए ध्यान से, सासू माँ है ना, तुम्हारी सासू माँ, मेरी तो नहीं है, तुम्हारी है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, तो जीएसटी में पीछे प्लीज आप सब लोग इधर, एक मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, वो आधा दांत भी और आधा रह जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, सही में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल शांत। सुनिए ध्यान से, पॉइंट ये है कि साहब जीएसटी के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कल ये डिस्कशन किया कि पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी। तो मैंने आपको बताया था जीएसटी पढ़ने की अप्रोच बड़ी सिंपल है, cover everything which is provided by ICAI, whether it is module, whether it is fast exam, and we will also cover all the notes। तो वो अगर आपने कवर कर लिया तो जीएसटी में उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टैक्स जैसे ही पढ़ना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना एमसीक्यू में वो लोग आपसे पूछेंगे पूरे पूरे प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो एमसीक्यू से एक्सपेक्ट मत करना कि इजीली बन जाएंगे।
एमसीक्यूज में उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी मेहनत आपको रेगुलर क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने में लगती है। तीसरी खास बात इस टॉपिक की ये है कि इजी है, विल टेक अराउंड 75 आवर्स टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ 50 मार्क्स, सो इट्स अ वेरी गुड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और समझने में भी बहुत आसानी से आता है। अब जीएसटी के हमने कल फीचर्स डिस्कस करने किए कि इंडिया में जब जीएसटी लाए तो उसका बेसिक रूट क्या था। तो पहली चीज सरकार लगाना चाहती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला थॉट ही उनके दिमाग में आया कि इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब लेना तो कस्टमर से है, सेलर को, और हमको देना है, लेकिन कुछ केस में वो एक्सेप्शनल केस डाल देंगे और एनसीएम की जगह क्या डाल देंगे, आरसीएम। जब सेलर कस्टमर से लेके सरकार को दे तो उसको बोलते हैं एनसीएम, और अगर कस्टमर डायरेक्टली सरकार को दे तो उसको बोलते हैं आरसीएम। NCM में it is a liability of the supplier to collect tax from the receiver and pay to the government. In case of RCM, it is a liability of the receiver to pay tax directly to the government. So that is the difference between NCM and RCM. कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसको समझाया भी था। दूसरा, जीएसटी का मॉडल उन्होंने टैक्स का बहुत बदल दिया। जीएसटी वो बिफोर 2017 इट वाज सेल्स टैक्स जो कि हमको इंडिया में लगता था। सेल्स टैक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेल्स टैक्स इज लिविड ऑन sales tax is collected by that state who is actually from where the goods are sold. But in case of GST it is completely different. जो स्टेट बेच रहा है उसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स चला जाएगा आईजीएसटी खाते में और उनको मिलेगा जहां गुड्स कंज्यूम हो रहा है। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि क्यों जीएसटी वैट मैकेनिज्म के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन के हिसाब से टैक्स लगता रहता है। वैट सिंपल बात बोलता है, जितना टैक्स लग चुका है उसकी क्रेडिट ले लीजिए और जितना टैक्स आगे लगना है उसे सेट ऑफ कर लीजिए, तो अल्टीमेटली जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है उतना टैक्स गवर्नमेंट को और मिल जाएगा। That's it. डबल टैक्सेशन नहीं होगा, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। और जब वैल्यू एडिशन के हिसाब से ही टैक्स लग रहा है तो क्रेडिट तो आगे से आगे जब तक गुड्स बिकता जाएगा तब तक आगे से आगे क्रेडिट भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास ऑन होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जैसे इंडिया में मान लेते हैं, मान लो एप्पल आईपैड इंडिया में बना होता तो पहले एप्पल वालों ने आईपैड के लिए पार्ट्स खरीदे, उसकी क्रेडिट आईपैड सेल की जो टैक्स बन रहा है उसमें यूज कर लेगी एप्पल। फिर एप्पल के डीलर ने एप्पल का आईपैड खरीदा तो उन्होंने जो खरीदने पे क्रेडिट है वो आगे जो एप्पल आईपैड बेचेंगे उससे सेट ऑफ कर लेंगे। फिर वो आईपैड मेरे हाथ में आया, मैंने ये आईपैड जो है ये नाटा एकेडमी को सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज किया, तो मैं जो नाटा एकेडमी से टैक्स देना आ रहा है और मैं जो आईपैड पे टैक्स दे चुका हूं वो मैं सेट ऑफ कर लूंगा। अब नाटा एकेडमी जो मुझसे सर्विस ले रही है उसकी क्या ले लेगी, क्रेडिट, और जो आपसे पैसे पे टैक्स देना आ रहा है उससे उस सर्विस को सेट ऑफ कर लेगी। अब अल्टीमेटली आप लोग आगे यूज नहीं कर पाओगे। क्रेडिट चेन कहां से चली, एप्पल कंपनी से लेके आप तक पहुंच गई। नहीं समझ पा रहे हो आप? एप्पल के सप्लायर से आप तक पहुंच गई। एप्पल के सप्लायर ने एप्पल को क्रेडिट दिया, एप्पल ने इंस्पायर वालों को क्रेडिट दिया, इंस्पायर वालों ने मुझे क्रेडिट दिया, मैंने नाटा सर को क्रेडिट दिया। नाटा सर आपको क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप हो गए अल्टीमेटली कंज्यूमर। बाकी आप देखो एप्पल के सप्लायर से लेके आप तक नाटा एकेडमी तक क्रेडिट का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली। नहीं आया समझ में? आप खुद देख लो, एप्पल के पार्ट्स खरीदे एप्पल ने। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो एमआरएफ ने टायर बेचे मारुति को, तो मारुति को मिल गए टायर के ऊपर क्या, क्रेडिट। मारुति ने कार बेची शोरूम वालों को मिल गई उसकी क्रेडिट, और मारुति से क्रेडिट किसको पास ऑन हो गई, शोरूम तक। शोरूम वालों ने गाड़ी बेची कंज्यूमर को, तो शोरूम वालों पे क्रेडिट रुक गई, उसके आगे क्यों नहीं पास ऑन हो पाई, क्योंकि अल्टीमेटली अब कौन आ गया, कंज्यूमर। मतलब जब तक B2B सेल चलती रहती है, B2B मतलब बिजनेस टू, तब तक क्रेडिट आगे से आगे पास ऑन होता जाता है। अल्टीमेटली क्रेडिट चेन कहां जाके स्टॉप होगी, जब B2C आ जाएगा, तब तक क्रेडिट चेन चलती रहेगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये टी शर्ट्स आपको मिले,
ये कपड़ा बन के आया होगा किसी सूरत की मिल से, सूरत की मिल वाले इंदौर के किसी रेडीमेड फैक्ट्री वालों को कपड़ा दिया, क्रेडिट कहां से कहां पास पहले। और सूरत की मिल वाले ने सूरत की किसी और मिल वाले से धागा खरीदा, नहीं धागा खरीदने वाले नहीं, उसके पहले क्या खरीदा होगा, कॉटन। तो कॉटन किससे खरीदा होगा, फार्मर से, वहां से चेन चालू हुई। कॉटन खरीदा, कॉटन वाले को धागे वाले को बेचा, क्रेडिट पास ऑन हुई। धागे वाले ने कपड़े वाले को बेचा, क्रेडिट पास ऑन हुई। कपड़े वाले ने रेडीमेड वाले को बेचा, क्रेडिट पास ऑन हुई। ये टी शर्ट नाटा एकेडमी ने खरीदा, क्रेडिट पास ऑन हुई। ये टी शर्ट आपको दिया, अब क्रेडिट पास ऑन नहीं होगी। मतलब देखा जाए तो ये वैट मैकेनिज्म है। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे 10, 25, 50 सेलर आ जाए, जब तक B2B चल रहा है और गुड्स रीसेल होते जा रहे, रीसेल होते जा रहे, रीसेल होते जा रहे, जीएसटी आगे से आगे लगता जा रहा है, क्रेडिट भी आगे से आगे मिलती जा रही है। इसीलिए अब बोला जाता है जीएसटी में हर चीज की क्रेडिट अलाउड है जो एक बिजनेस अपने लिए यूज करता है। मतलब मेरी बात करूं तो मैं आईपैड की क्रेडिट ले सकता हूं, मैं फोटोकॉपी का जो बिल आता है उसकी क्रेडिट ले सकता हूं, मैं अपने फोन की क्रेडिट ले सकता हूं, मैं फोन का जो बिल आता है उसकी भी क्रेडिट ले सकता हूं, मैं अगर पढ़ाने जा रहा हूं उसकी ट्रैवल कर रहा हूं, फ्लाइट ट्रेन उनकी भी क्रेडिट ले सकता हूं, मैं पढ़ाने के लिए किसी होटल में रुक रहा हूं मैं उसकी भी क्रेडिट ले सकता हूं। मैं अपने बिजनेस में यूज आने वाले हर चीज की क्रेडिट ले सकता हूं। और आपको, आपसे जो नाटा एकेडमी फीस ले रही है और नाटा एकेडमी जो मुझे फीस दे रही है, उस फीस का जो टैक्स बन रहा है वो मैं उस क्रेडिट को कम यूज करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता हूं। नहीं समझ रहे हो आप? नाटा सर ने एसी खरीदे, क्या हुआ होगा, इस एसी के ऊपर टैक्स लगा होगा, क्या नाटा सर उसकी क्रेडिट ले सकते हैं? कहां से यूज उस क्रेडिट का करेंगे, क्या जो आपकी फीस पर टैक्स देना आ रहा है उससे इस एसी की क्रेडिट को सेट ऑफ कर लेंगे और बचा अमाउंट कैश में पे कर देंगे। तो नाटा सर को अगर 70,000 रुपए का मित्सुबिशी का एसी आता है तो शायद नाटा सर को 60,000 55,000 का ही पड़ा होगा, क्योंकि 10,000 की क्या मिल गई उसके ऊपर, और वो आपने जो टैक्स दिया उससे हमने उसको यूज कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि बिजनेस में यूज होने वाली हर परचेज का आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। और एक खास बात है, अब कोई कास्टिज्म नहीं है, तो कुछ भी खरीदो क्या लग के आएगा, जीएसटी। कुछ भी बेचो क्या लगेगा, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएंगे। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट कितना स्मूथ हो गया। इफ आई एम बाइंग एनीथिंग फॉर माई बिजनेस, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया है उसकी मैं क्रेडिट ले सकता हूं, और जब मैं आपको वो चीज आगे सर्विसेज दे रहा हूं तो आपसे जो मुझे टैक्स मिल रहा है उससे मैं उसको यूज कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों, एक सेकेंड, ऐसे मानते हैं नाटा एकेडमी आपसे जो टैक्स ले रही है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और नाटा एकेडमी जो एसी पे टैक्स दे रही है उसको बोलते हैं, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इनपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करके नेट अमाउंट कैश में देना रहता है। नहीं समझे? नाटा सर ने जो एसी खरीदा, पहले बताओ उनके लिए वो आउटपुट टैक्स है कि इनपुट टैक्स है, और आपको जो सर्विस दे रही है उस पर जो टैक्स लगेगा वो तो इनपुट टैक्स की मिल जाती है क्रेडिट, और उसको आप यूज कर सकते हो क्या पे करने में, आउटपुट टैक्स पे करने में यूज कर सकते हो। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ वैट। और ये इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लग रहा है। कहीं कहीं इसको जीएसटी के नाम से लगाया जाता है, कहीं कहीं इसको वैट के नाम से लगाया जाता है। नाम दोनों का मैकेनिज्म सेम है, टैक्स का तरीका सेम है, बस किसी किसी ने इसको नाम दे दिया जीएसटी, किसी किसी ने इसको नाम दे दिया वैट। जैसे सिंगापुर में आप देखोगे तो वैट लगता है, दुबई में भी आई थिंक वैट ही है, वैट ही बोलते हैं वो लोग, है यही, हमारा भी वैट ही है, बस हमने नाम वैट की जगह क्या लिख दिया, जीएसटी। तो कोई ये बोले जीएसटी और वैट में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म सेम ही है। वो हमारे यहाँ जो 2017 के पहले नाम था वैट था, उसको अब चेंज करके क्या कर दिया, जीएसटी। पर पहले प्रॉब्लम थी, वैट होता था, एक्साइज होती थी, सर्विस टैक्स होते थे, तो साले दूसरे एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पाते थे। अब सबका नाम जीएसटी कर दिया तो सब एक कास्ट के हो गए, सब एक दूसरे से सेट ऑफ हो गए। भगवान ने कोई ठप्पा लगा के तो भेजा नहीं है, तो नाम तो अपने को चेंज करना था अपने हिसाब से, तो हमने सारी कास्ट हटा दी और सबको एक ही नाम कर दिया जीएसटी, तो अब सब एक दूसरे से सेट ऑफ हो सकते। क्या बात समझ में आ रही है? So this is the interesting thing about GST. So GST indirect टैक्स है, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, GST एक वैट मैकेनिज्म है, GST में कास्केडिंग इफेक्ट अवॉइड होता है, और GST में फ्लो ऑफ क्रेडिट
कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक B2C सप्लाई ना आ जाए। जब तक B2B चल रहा है तब तक फ्लो ऑफ क्रेडिट भी आगे से आगे पास ऑन होता। क्या बोली? 5 बातें फटाफट रिपीट करो। GST is an who pays the tax? Who pays the tax? Supplier. But the burden is on consumer. Burden is on consumer. But in some cases, burden is always on consumer, but paid by normally by supplier, but in some cases by receiver. जनरली सप्लायर पे करता है, बर्डन कस्टमर पे आता है, पर कुछ केसेस में बर्डन तो कस्टमर पे आता ही है, पे भी डायरेक्टली कस्टमर ही गवर्नमेंट को करता है। दैट इज कॉल्ड RCM। दूसरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो भी IGST का रेवेन्यू होगा वो ऑफ कोर्स आधा तो जाएगा किसको? सेंटर को। आधा जाएगा कौन सी स्टेट को? जहां पे अल्टीमेट गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है। तीसरी खास बात, GST वैट मैकेनिज्म का टैक्स है। चौथा, GST में जब कास्टिज्म हट गया तो क्या कोई डबल टैक्सेशन आएगा कि कास्केडिंग इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? और फाइनली फ्लो ऑफ क्रेडिट कहीं पे रुकेगी कि चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? जब तक गुड सेल हो रहा है। अल्टीमेटली B2C तक चलती रहेगी। अल्टीमेटली कंज्यूमर जब तक नहीं आ जाता तब तक आगे से आगे क्रेडिट भी पास ऑन होती रहेगी। बताओ कितनी इंटरेस्टिंग चीज है GST को लेके। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग बात। सर GST का मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, अब हमको समझना है कि इंडिया में GST लगाया कैसे गया। क्यों कल मैंने एक और चीज बताई थी, कंपनसेशन सेस, उसका लॉजिक समझ में आ गया था। उन स्टेट को कंपनसेशन देना है जिनको 2017 के बाद से GST लगने के बाद क्या हो रहे हैं, क्योंकि सेल बेस्ड टैक्स से हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स पे चले गए। बेचने के लगने वाले टैक्स पे, कंजम्पशन पे लगने वाले टैक्स पे पहुंच गए, तो अल्टीमेटली कुछ स्टेट की जेब से, पॉकेट से रेवेन्यू कम हो गया और कुछ स्टेट को रेवेन्यू, जिनको ज्यादा मिल गया वो थोड़ी गवर्नमेंट को देगी, वो तो अपने पास रखेगी, लेकिन जिनको कम हो गया उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके लिए सरकार ने क्या लगाया? एक अलग टैक्स जिसका नाम है GST कंपनसेशन सेस। और ये लगता है सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर, जैसे पान मसाला, टोबैको, सिगरेट। पता नहीं क्यों कार को सरकार आज भी लग्जरी मानती है, जबकि देखा जाए तो कार लग्जरी नहीं। कार, अब कार पे आपको पता है कितना टैक्स है? कितना टैक्स है? फॉर्च्यूनर का एग्जांपल आपने सुना होगा कभी। जो 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है ना, उसमें टोयोटा को सिर्फ 25 से 26 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली सारे टैक्सेस मिला लूं, GST, RTO, इंश्योरेंस, ये वो, तो लगभग 100% टैक्स हो गया फॉर्च्यूनर के ऊपर। लगभग 100%। फॉर्च्यूनर पे थोड़ा ज्यादा है। 4x4 साइज की जो गाड़ियां आती है, 4 मीटर बाय 4 मीटर, उस पे फिर कम है। 4 मीटर से ऊपर गाड़ियों पे ज्यादा है। जैसे आपको हैचबैक गाड़ियों पे GST कम मिलेगा, लेकिन सेडान गाड़ियों पे GST ज्यादा है। एक्चुअली उसमें भी रेट से अलग अलग। 4x4 से कम गाड़ी है तो GST कंपनसेशन सेस का रेट कम है। 4x4 से बड़ी गाड़ी है तो GST कंपनसेशन सेस का रेट ज्यादा है। नॉर्मली 28% GST तो लगता ही लगता है, उसके ऊपर सेस लगता है 45% तक का। डिपेंड करता है कितनी बड़ी गाड़ी है उस पर। तो सरकार ने बोला जितना लग्जरी कार खरीदोगे हम आपके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। गाड़ी तो लगाएंगे, पेट्रोल पे भी अनशन टैक्स लगा रखे सरकार ने। तो देखा जाए तो कार चलाना अपने आप में कितना एक्सपेंसिव है कि पेट्रोल पे भी जबरदस्त टैक्स और कार पे भी जबरदस्त टैक्स। पेट्रोल पे क्या कितना लगता है, अपन आगे जाके उसकी भी बात करेंगे, पर पेट्रोलियम की बात अलग से करेंगे। ये तो एक बेसिक GST स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब आते हैं पॉइंट ये है कि साहब इंडिया में GST का, अब लिखना है थोड़ा सा आपको। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि इंडिया में GST का मॉडल कौन सा लगता है। अभी हमने उसके बारे में बात करी है, लेकिन इसको नोट डाउन करना है थोड़ा सा। लिखिए इंडिया में एग्जैक्टली GST का मॉडल कौन सा है। अरे अरे अरे, देखिए इंडिया में जो GST का मॉडल लगता है, दैट मॉडल इज कॉल्ड डुअल GST मॉडल।
इसकी निब गिर गई ना, निब चली गई इसकी। तो इंडिया में जो मॉडल लगता है दैट मॉडल इज कॉल्ड डुअल जीएसटी मॉडल। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम हमारी जितनी भी सप्लाई होती है, एक्चुअली यहाँ पे सेल वर्ड ना यूज करके हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई। जीएसटी में सेल अकेला ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। हमने क्या बोला, हम हर बिजनेस को जीएसटी में कवर करना चाहेंगे, तो सेल बोलना गलत हो जाएगा। हर आदमी सेल थोड़ी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, रेंट पे भी दे रहा है, लीज पे भी दे रहा है, लाइसेंस पे भी दे रहा है, तो उसको सप्लाई बोला जाता है, ताकि उसमें सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल सब कवर हो जाए। तो इसलिए वर्ड सेल ना यूज करके क्या कवर करते हैं, सप्लाई। तो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया में, उसको हम सप्लाई की कैटेगरी में लाते हैं, और हम उसको बांट लेते हैं दो तरह के ट्रांजैक्शंस में। एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। दो तरह की सप्लाई होती है। फर्स्ट सप्लाई इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई एंड सेकेंड सप्लाई इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब क्या होता है इंटर और क्या होता है इंट्रा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरा गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, मतलब मेरा गुड्स एमपी से राजस्थान जा रहा है, तो ये इंटर स्टेट मानूंगा। या महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, तो मैं इंटर स्टेट मानूंगा। या अंडमान से, नहीं निकोबार जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, अंडमान से निकोबार जा रहा है, अंडमान से एमपी आ रहा है, तो मैं इसको इंटर स्टेट मानूंगा। या मेरा गुड्स चंडीगढ़ से अंडमान जा रहा है, प्रैक्टिकली बोलूं क्या है, गवर्नमेंट बदल रही है, गवर्नमेंट बदल रही है। चंडीगढ़ में लगता है यूटी है चंडीगढ़, तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी वाला लग जाता है। कुछ एरिया एक्चुअली चंडीगढ़ का स्टेट में आता है और कुछ एरिया यूटी में आता है, ठीक है। तो पॉइंट ये कि साहब चंडीगढ़ से मैं अंडमान भेज रहा हूँ, तो अब एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, इसको भी इंटरस्टेट ही मानेंगे। मतलब सीधे गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। अंडमान में गवर्नमेंट अलग है, बिहार में गवर्नमेंट अलग है, इंटरस्टेट। एमपी में गवर्नमेंट अलग है, राजस्थान में गवर्नमेंट अलग है, इंटरस्टेट। हर रीजन में अलग अलग गवर्नमेंट है ना यार। एमपी में जैसे नहीं, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट मानो, बीजेपी या कांग्रेस से उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की अलग है, वहाँ की अलग है, तो सबके अपने अपने रेवेन्यू कोटा होता है, इसलिए इंटरस्टेट मानेंगे। ठीक, ग्रेट। एक और चीज समझना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का ही दर्जा दिया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को भी। सो अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो भी इंटरस्टेट है, अगर गुड्स एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूटी में जा रहा है तो भी इंटरस्टेट है, अगर गुड्स एक यूटी से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो भी इंटरस्टेट है, और अगर इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया आ रहा है या इंडिया से गुड्स बाहर जा रहा है तो भी इंटरस्टेट है। देखा जाए तो सर ये इंटरस्टेट थोड़ी हुआ, इसीलिए ये डीम्ड इंटरस्टेट मान लिया जाता है। अब आई थिंक इनकम टैक्स में आपको बताया होगा डीमिंग प्रोविजन क्या होते हैं, फिक्टिशियस प्रोविजंस है नहीं, लेकिन तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डीम्ड इंटरस्टेट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर नया कोई अलग से टैक्स नहीं लगा सकते, लगाना जीएसटी है, तो तीन टैक्सेस ऑलरेडी हो गए, और टैक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको बाय डिफॉल्ट आईजीएसटी के अंदर ही लाके खड़ा कर दिया। तो अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है। और एक और इसके अंदर कवर होता है, इट इज कॉल्ड सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है और आप उसको इंदौर के इंदौर में ही माल बेचते हो, तो हम उसको डीम्ड इंटरस्टेट मान लेते हैं,
क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन टूरिस्ट गुड्स को कहाँ लेके जाएगा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब गुड्स कंज्यूम इंडिया में होने चाहिए। अरे भाई एक टूरिस्ट कोई सामान खरीद के बाहर लेके जा रहा है तो कंजम्पशन इंडिया मानेंगे कि बाहर ले जाएगा, बाहर, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा। अब देखो डिपेंड करता है, फॉरेन टूरिस्ट आपको बोलेगा कि मैं एज ए गिफ्ट इसको बाहर कैरी करना चाहता हूँ तो फिर आप आईजीएसटी वाला बिल दो। एक्चुअली इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों ऐसा रखा गया, मैं बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक है। पूरी दुनिया में पता है, हम लोगों को पता ही नहीं है कितने लोग होंगे जो अभी कितने लोग हैं जो अब्रॉड गए हैं। ऐसे कोई आई डोंट वांट कि आप फ्लेक्स करो ऐसा बताओ, लेकिन एक जनरल कितने लोग हैं जो अब्रॉड गए हैं। जैसे कहाँ गए थे मैडम आप? सिंगापुर गए थे। तो आप वहाँ से, सिंगापुर में तो बहुत सारी शॉपिंग करके लाते हैं लोग, है ना? तो शॉपिंग करके लाए वहाँ से, क्या शॉपिंग करके लाए थे? फॉर एग्जाम्पल मतलब बैग्स लेके आए थे। ओके, सिंगापुर से हैंड बैग्स लेके आए थे ना। अब मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत बड़ा फायदा होता है उसमें, अगर ये प्रोविजन आपको मालूम होता तो। क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंगापुर में आप जब बाय करने गए मॉल में, तो आप ये बोलते हैं कि ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है एंड आई वांट टू कैरी इट टू इंडिया। वो आपको आईजीएसटी का इनवॉइस देते हैं वहां से। वैसे तो वहाँ वैट नाम ही बोलते हैं उसको, पर आपको वहां से वो आईजीएसटी, इंडिया के हिसाब से वो आपको आईजीएसटी का इनवॉइस देते हैं। ठीक, आपने वो सामान एयरपोर्ट पे लाया, आपको बता दूं एयरपोर्ट पे होता है आईजीएसटी रिफंड काउंटर, जहां से आप उस देश में की गई शॉपिंग पे किया गया सारा टैक्स वहां के एयरपोर्ट से रिफंड लेके आ सकते हो। तो अगर सिंगापुर में मुझे इतना याद है 8% के आसपास का वैट लगता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए के बैग खरीदे होंगे तो 8,000 रुपए का टैक्स आपको सिंगापुर एयरपोर्ट पे पूरा रिफंड हो जाता। ये सेम क्लॉज इंडिया में भी लगता है। जो टूरिस्ट इंडिया के बाहर जा रहे हैं, इंडिया से चीजें हुई खरीद पे जो उन्हें टैक्स दिया है, उन सबके बिल और सामान आप एयरपोर्ट पे दिखाओगे तो आपको इंडिया में लगा हुआ सारा आईजीएसटी वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप कोई टूरिस्ट अगर बाहर कोई गुड्स ले जाना चाहता है तो वो अपने उस दुकानदार को बोले कि भाई मुझे तो आईजीएसटी का बिल दे, क्योंकि मैं इसे इंडिया में नहीं कंज्यूम करना चाहता हूं, बाहर ले जाना चाहता हूं। और एयरपोर्ट पे वो दिया गया सारा आईजीएसटी क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज आई थिंक पूरे ग्लोबली सब जगह यही हो रहा है कि ये लोग वैट रिफंड काउंटर्स बना देते हैं। आप किसी एयरपोर्ट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे वैट रिफंड काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे उस देश में लगा हुआ वैट सारा आप रिफंड ले सकते हो व्हेन यू आर कैरिंग और यू आर ब्रिंगिंग सम सोवेनियर्स टू इंडिया। If you are bringing something, you can ask for that VAT refund. वो सारा का सारा VAT refund हो जाएगा। Even मोबाइल फोन्स में भी होता है। People buy मोबाइल फोन्स, पर वो एयरपोर्ट पे कोई रिफंड नहीं लेते, वो चाहे तो उसका भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जी, मैं यही बोलना चाह रहा था। दुबई के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा वहाँ है कि नहीं है, बाकी सिंगापुर में तो 100%। मैं खुद गया हूँ सिंगापुर में, तो वैट रिफंड काउंटर मैंने देखा है अपनी आंखों से। मेरे को दुबई का पता नहीं कि वहाँ पे वो वैट रिफंड काउंटर है या नहीं। अगर हो तो वहाँ से भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा वहाँ है या नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। जी, और कुछ सवाल है? जी पलक बोले। मैं खाना कैसे दिखाओगे कि मैं लेके जा रहा हूँ? 4 दिन से गया नहीं हूँ, पेट में ही है और लेके जा रहा हूँ, है ना सर? 4 दिन पहले खाया था, स्कैन कर लो, अंदर ही है। उसके बाद एक भी बार नहीं किया हूं मैं, ठीक है? इंडिया जाके ही जाऊंगा, ठीक है? तो मेरे को सारा जो अंदर पेट में खाना रखा हुआ है उसका वैट रिफंड कर दो, है ना? बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। चले, तो समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। इसीलिए जब इंडिया से भी कोई टूरिस्ट बाहर जाता है तो इंडिया में आईजीएसटी वाला इनवॉइस ले। आप अगर किसी लोकल दुकान से ही बाय कर रहे हो ना, एंड इफ यू वांट टू कैरी दोस गुड्स एज ए सोवेनियर, तो आप उनसे आईजीएसटी वाला इनवॉइस मांगिए। देयर इज ए प्रोविजन जहां पे उसको डीम्ड इंटरस्टेट मान के उसको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और वो टूरिस्ट जब एयरपोर्ट से निकलेगा तो वहां से आईजीएसटी का क्या ले सकता है, रिफंड ले सकता है। उसको इनवॉइस कैरी करना पड़ता है अपने साथ में। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा सबसे पहले हो गया रिगार्डिंग इंटरस्टेट सप्लाई। जी सर बताइए। कस्टम ड्यूटी इंडिया में एक्चुअली आप बाहर से, अब देखो ये सवाल आ गया फालतू की क्यूरोसिटी वाले, जीएसटी की बात नहीं, अब बात कर रहे कस्टम की, कि सर चलो वहां से सामान खरीद के लेके आ गया, जैसे मैडम वहां से मान लो 50,000 रुपए के बैग लेके आ गई, वहां से तो आईजीएसटी का रिफंड ले लिया, वैट का रिफंड ले लिया। इंडिया में जब वो इंपोर्ट करेगी तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, लगी थी क्या?
लगी थी आप पे कस्टम ड्यूटी? बैग पे लगी थी क्या? नहीं लगी थी। क्यों नहीं लगी थी? इंडिया एक बैग पे एक टूरिस्ट को 50,000 तक के सामान फ्री लाने की इजाजत देता है। आप 50,000 रुपए तक के बैग्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट आइटम, परफ्यूम्स बाहर से फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग इन कस्टम ड्यूटी इंडिया ला सकते हो। मोबाइल को तो आप जेब में रख के ले आओ, काउंट भी नहीं होगा 50,000 के अंदर। अगर आप मोबाइल का बॉक्स ओपन करके पॉकेट में डाल के लेके आ जाते हो तो 50,000 की लिमिट में काउंट भी नहीं होगा, वो तो आप ला ही सकते हो। बॉक्स ओपन करके लाना पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बॉक्स ओपन फोन सस्ते मिल जाते हैं। दुबई से आया बॉक्स ओपन फोन है, क्योंकि वो आदमी पॉकेट में डाल के लाया था फोन, तो उसको कस्टम ड्यूटी नहीं लगी इंपोर्ट पे। अदरवाइज 50,000 की लिमिट के अंदर हुआ तो नहीं लगेगी। एक लिमिट पर्सनल दिखने चाहिए। आदमी कितने मोबाइल कैरी करेगा? एक मैंने फोटो देखा है जिसमें आदमी ने क्या किया, टेप लगा के ये पूरे मोबाइल फोन पहन लिए, 50 फोन लपेटे हुए हैं, पकड़ लिया कस्टम वालों ने। 50 फोन पर्सनल थोड़ी हो सकते हैं आपके। पर्सनल कितने जस्टिफाई करोगे? सर मैं अमीर आदमी हूं, 2 लगते हैं। 5-6 तो ज्यादा हो जाएंगे मेरे भाई, मैं 2 कैरी करूंगा ना। 2 तक डिपार्टमेंट वाले नहीं क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है एक आदमी नॉर्मली 2 फोन्स तो कैरी करता है, पर आप लपेट के आ जाओ पूरे बॉडी में फोन ही फोन, ऐसे सारे नीचे से ऊपर तक। हाँ देखा है, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। आप देखोगे तो अभी गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? ओके मेरे इसमें किड्स मोड ऑन है तो खुलेगा नहीं, ठीक है? चले मुद्दे पे आते हैं और देखिएगा ध्यान से। पॉइंट है कि साहब अब समझ में आया लॉजिक कि क्यों उन्होंने टूरिस्ट को सप्लाई करने वाले को भी इंटरस्टेट माना, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट होगा, और वो एक्सपोर्ट होगा तो बाहर जाएगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी रिफंड करना है, इसीलिए आईजीएसटी लगाने की बात यहाँ पे भी की हुई है। तो ऑफ कोर्स ये सारे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, और इन सब केस में मेरे हिसाब से आपको अभी तक तो बात समझ में आई गई होगी। बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? इन सब के ऊपर लगेगा आईजीएसटी। तो जितने भी इंटरस्टेट सप्लाई होती है उन सब के ऊपर जब भी हम इंडिया से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल कर रहे हैं, वी ऑलवेज चार्ज आईजीएसटी। ध्यान रखना, गुड्स के लिए लगता है, सर्विस के लिए कैसे? मेरे को क्या बोल रहा हूं, एयरपोर्ट से ले जाना पड़ेगा। बच्चा बोल रहा है सर्विसेज ली तो होटल में रुके, उसका रिफंड मिल जाएगा क्या? लॉजिक लगाओ, जीएसटी से कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन होटल का कहां हो रहा है? इंडिया के अंदर ही। अरे होटल मैंने इंडिया में लिया तो सर्विसेज कहां कंज्यूम कर ली? तो ऑफ कोर्स वहां पे फिर आईजीएसटी लगने का सवाल। ये आईजीएसटी कब लगेगा? जब आप कोई गुड्स इंडिया के बाहर कैरी करके लेके जाओगे तो रिफंड मिलेगा ना। सर्विसेज का रिफंड क्यों मिलेगा? मैं होटल में रुका ताज में और वहां बिल दे दिया, तो भैया सर्विस तो वहीं की वहीं कंज्यूम करती ना, तो वहां तो लोकल सप्लाई हो गया, वहां पे इंटरस्टेट कैसे बनाओगे इसको? गुड्स थोड़ी बाहर लेके जा रहा हूं मैं उस केस में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं हम। आगे इंट्रा स्टेट बात करें तो आप खुद समझ गए होंगे, इंट्रा स्टेट मतलब मैं बात कर रहा हूं विद इन दी स्टेट। अगर गुड्स विद इन दी स्टेट है, मतलब सेम स्टेट में ही सप्लाई हो रहे हैं, एमपी से एमपी में बेचा, तो इन दैट केस हमेशा इसको मानते हैं इंट्रा। और जब भी इंट्रा होता है कौन सा टैक्स लग जाता है बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बहुत बढ़िया। पर सर ये तो गलत हो गया, मतलब लोकल में टैक्स ज्यादा है। नहीं, अगर मान लो आईजीएसटी का रेट 18% है जीएसटी का, तो आईजीएसटी 18 लगेगा और सीजीएसटी 9 लगेगा। तो ये चीज तो ध्यान रखना कि जो भी रेट ऑफ जीएसटी है, आईजीएसटी सिंगल टैक्स इसलिए पूरा लग जाता है और सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा लग जाता है। तो अगर आपका 5% जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेस्टोरेंट पे 5% जीएसटी है, आप जब भी देखोगे तो खाने के सामान पे, आप फूड पे 5% जीएसटी है, तो आप देखिएगा 2.5% का वो लोग टैक्स दोनों जोड़ेंगे, सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। ठीक है, जैसे कोचिंग सर्विस पे 18% जीएसटी है, तो आप लोग अपनी रसीदों में देख सकते हो 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा। आ रही है बात समझ में?
तो अगर मुझे आईजीएसटी चार्ज करना होता तो मैं डायरेक्ट 18% ऐड करता, पर मुझे लोकल चार्ज करना है तो फिर नॉनो, मतलब एक चीज़ है, ओवरऑल टैक्स रेट तो सेम रहेगी। तो इससे एक और चीज़ समझ में आती है, लोकल माल बेचूं या स्टेट के बाहर माल बेचूं, टैक्स नाम चेंज हो रहा है पर अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। क्योंकि हमारे जब जीएसटी आया था तो एक स्लोगन था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। वो वन मार्केट कब बनेगा? जब पूरे इंडिया में कहीं पे भी सेल करते हो तो टैक्स रेट सेम होनी चाहिए। पहले बताता हूं क्या होता था, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। अभी भी होता है पेट्रोल में, दारू में भी होता है। एमपी में दारू महंगी है, गोवा में दारू सस्ती है। क्यों भैया? क्योंकि गोवा की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। लेकिन जीएसटी में अब ये कहीं भी नहीं होगा। अब मैं कपड़े मुंबई से खरीदूं या इंदौर से खरीदूं, ऑनलाइन खरीदूं या किसी इंदौर के शोरूम से बाय करके आऊं, आपको रेट ऑफ जीएसटी एग्जैक्टली सेम मिलेगा। वन मार्केट, you can sell anywhere in India, the tax rate will not change. That is the basic agenda of the GST, that it should be one market, और one market तभी होगा जब पूरे इंडिया में कहीं से भी खरीदो टैक्स रेट सेम होनी चाहिए। पेट्रोल में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी अभी आया ही नहीं है, तो पेट्रोल के रेट हर स्टेट में अलग है। हमारे यहाँ पे 94 रुपीज़ है, दिल्ली में आई थिंक 85 रुपीज़ है डीजल। हमारे यहाँ पे 110 रुपये, वहाँ पे शायद 98 रुपीज़ है पेट्रोल। तो क्यों डिफरेंस है 10, 12, 15 रुपए का? क्योंकि वहां का स्टेट टैक्स अलग है, यहाँ का स्टेट टैक्स अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए एक चीज समझ लेना, डुअल जीएसटी मॉडल के अंदर दो ही सप्लाई होगी, या तो इंटर होगी या फिर इंट्रा होगी। अगर लोकल सप्लाई की है, अंडमान से अंडमान में बिका है, एमपी से एमपी में बिका है, गुजरात से गुजरात में बिका है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाएगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिका है, तो आईजीएसटी, एक यूटी से दूसरे यूटी में बिका है तो भी आईजीएसटी लगेगा। बताओ ये डुअल जीएसटी मॉडल सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। पर अब यहां से एक बहुत ही शानदार बात चालू होती है कि सर अगर मान लो मैंने लोकल खरीदा और लोकल बेचा तो टैक्स का क्या होगा, और मैंने अगर स्टेट के बाहर से खरीदा और लोकल बेचा तो क्या होगा, और मैंने लोकल खरीद के स्टेट के बाहर बेचा तो क्या होगा? सर एग्जाम्पल वन चले स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करना चालू करते हैं। अब आएगा प्रैक्टिकल का मजा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सबसे पहले एक वेंडर है, ये है मध्य प्रदेश का। इन्होंने परचेस किया एमपी के ही किसी और वेंडर से 1 लाख रुपए का, और उस पर जीएसटी का रेट मान लेते हैं अपन 12% इन गुड्स के ऊपर। कितना रेट है? 12% का रेट है। अब मैंने एमपी से गुड्स खरीदे एमपी में, और इसको आगे सेल भी एमपी के एक दुकानदार को कर दिए। कितने में? मान लेते हैं 1,50,000 रुपीज में। ये जो हमारा दुकानदार है, शर्मा जी नाम ले लेते हैं हम इनका, ये शर्मा जी बताओ इसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब कितना टैक्स इनको देना पड़ेगा, क्या आईटीसी मिलेगी, और कितना इनको कैश में देना पड़ेगा, और बिल कितने का बनाएंगे? पहले बताओ। सबसे पहले इन्होंने, इनकी परचेज कॉस्ट कितनी मानी जाए? 1 लाख ही, लेकिन इनको रिबेट मिलेगी। आप मुझे बताएं इनको यहाँ पे आईटीसी कितने की मिलेगी? 12,000 की सीधे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 2 टैक्स देने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी और सीजीएसटी कितना? 6,000, और एसजीएसटी कितना? 6,000। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनको मिल जाएगी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने की? 6,000 की तो मिल जाएगी सीजीएसटी की, और 6,000 की मिल जाएगी एसजीएसटी की। इनपुट टैक्स रिबेट भी बोलते हैं, पर जीएसटी में उसको वर्ड यूज किया है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे।
इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स गेट मिल जाएगा इनको 6000 और 6000 का। अब मुझे बताओ, जब ये सेल कर रहे हैं तो पहले तो ये बताओ सेल पे इनको कौन सा टैक्स लग रहा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितना? 9,000। ये इनका आ गया आउटपुट टैक्स। अब बताओ ये क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। सीजीएसटी और एसजीएसटी, बताओ इनके पास आउटपुट टैक्स कितना है? 9,000 का सीजीएसटी और 9,000 का, और इनके पास इनपुट टैक्स कितना है? 6,000 का सीजीएसटी और 6,000 का। आप बताओ कितना ये कैश में पे करेंगे? 3,000 पे करेंगे सीजीएसटी का और 3,000 पे करेंगे एसजीएसटी का। और आगे बिलिंग कितने करेंगे सर? आगे बिल बनेगा 1.5 लाख प्लस 18,000। आगे इनवॉइस कितने का बनेगा? 1,68,000 का। मतलब कस्टमर से कितने पैसे लेंगे? 168। 168 में 18,000 टैक्स के लिए, ताकि 12 पहले ही दे चुके हैं तो 6,000 टैक्स के और पे कर देंगे। पर 3,000 दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि 3,000 सीजीएसटी है, 3,000 एसजीएसटी है। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? तो खरीदा था 1 लाख में, रिबेट मिल गई 12,000 की। बेचा था 1.5 लाख में, टैक्स भरना है 18,000। 12,000 ऑलरेडी भर चुका हूँ 18 में से, तो कितने और भर दूंगा? 6,000। पर बाइफर्केशन होना जरूरी है, कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, इजी एग्जाम्पल है। एक सवाल आता है, सर कभी लॉस में बेचू तो क्या होगा? हो भी सकता है 1 लाख की चीज 90,000 में बेच दी। आपको बता दूं, अगर ऐसा होता है तो जो आईटीसी का बैलेंस बचा है वो कहीं और यूज हो सकता है। क्रेडिट पड़ी रहेगी और आप उसको किसी और में यूज कर लो। 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि इसका क्रेडिट इसी में यूज करने का है। आपने इस माल को बेच दिया, सब थोड़ी लॉस में बेचोगे। ये वाला लॉस में बेच रहे हो, कोई और वाला प्रॉफिट में बेचोगे। तो वहां देखो, वो ओवरऑल वैल्यूएशन देखते हैं, एक कमोडिटी का नहीं देखते, बिजनेस का वैल्यूएशन देखते हैं। तो एक में लॉस किया है तो एक में प्रॉफिट भी किया होगा ना, तो वहां जो टैक्स देना आ रहा होगा यहाँ की क्रेडिट से देना आ जाएगा। तो इट्स मोर लाइक ए वॉलेट बैलेंस। मैंने मेरे पेटीएम वॉलेट में पैसा डाल के रखा हुआ है 12,000। अब मुझे अगर 18,000 का रिचार्ज करना है तो 12,000 रुपये पेटीएम से दे दूंगा और 6,000 रुपये बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। दिस इज हाउ दिस वर्क। 18,000 मुझे देना है, 12,000 मेरे पास क्रेडिट रखी हुई है, 6,000 में और दे दूंगा, 12,000 में वॉलेट में से यूज कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। लेते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझना। मेरा एक क्लाइंट है, एक्चुअल में मेरा एक क्लाइंट है जिसका केसर का बिजनेस है। केसर है ना, और वो आदमी कश्मीरी है, कश्मीरी बंदा है, इंदौर में ही रहता है वो, और उसका बिजनेस है केसर का। ठीक, अब वो पता है क्या करता है? वो कश्मीरी बंदा इंदौर में बैठा है, पर कश्मीर से केसर बुलवाता है। परचेजिंग कहां से करता है? कश्मीर से परचेज करता है। परचेज करता है कश्मीर से, मान लो 1 लाख का, और यह इंदौर के सारे होटल्स वालों को लोकल सेल कर देता है 1.5 लाख का। मान लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी अगेन 12% ही है। कश्मीर से गुड्स खरीदता है, और यहां पे लोकल इंदौर में बेच देता है। अब मुझे बताओ, जब परचेज करेगा तो क्या लग के आएगा? यहाँ पे लग के आएगा आईजीएसटी 12% का, मतलब कितने रुपए का? 12,000। और जब इसने सेल किया होगा तो यहाँ क्या लगेगा? 9,000।
CGST और SGST कितना कितना लग जाएगा, 9,000 का। अब यहाँ पे आना चालू हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि साहब अब कैसे क्रेडिट सेट ऑफ करूं। एक मिनट देखना आप, अब कैसे क्रेडिट सेट ऑफ करूं। देखो मेरे पास टैक्स देना आ रहा है CGST SGST, और क्रेडिट किसकी पड़ी है। अब यहां सवाल आता है कि मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। प्रॉब्लम क्या है, CGST का CGST चलेगा, SGST का SGST चलेगा। प्रॉब्लम है कि साहब यहाँ पे IGST में क्रेडिट पड़ी है और आगे लोकल सप्लाई हो रही है CGST SGST, तो अब ये कर सकते कि नहीं कर सकते, दैट इज माय क्वेश्चन। एक्चुअली इसके लिए अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जो गारंटीड एग्जाम में आएगा, गारंटीड एग्जाम में आएगा। और वो क्या है, टॉपिक भी लिखो और सेक्शन भी लिखो और प्रोविजन भी अब हम डिस्कस करना चालू करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये तो हमको समझ में आ गया कि सेम नाम तो ऑफकोर्स यूज कर पाएंगे, CGST CGST SGST SGST, ये तो क्लियर है। लेकिन अब अगर टैक्स के नाम बदल जाएं, CGST का IGST में हो जाए, IGST का CGST आ जाए, क्या इनके सेट ऑफ पॉसिबल है या इनके सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, यही पूरी कहानी अब अपने को समझने का है। और उसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, लिखिए नीचे, टॉपिक का नाम है सेक्शन 49। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। टॉपिक का नाम है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। क्रॉस यूटिलाइज मतलब एक टैक्स का दूसरे टैक्स से क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं, इसके लिए 3 से 4 थंब रूल भी हैं और एक इंपॉर्टेंट रूल और है, मतलब 3-4 थंब रूल है, तब जाके अपने को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब अपन इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले थंब रूल नंबर 1। थंब रूल नंबर 1, थंब रूल 1 क्या है, मेरे पास ITC रखी है, IGST CGST और SGST के, और मेरे को आउटपुट टैक्स देना है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कुछ पावर सप्लाई का इश्यू आ रहा है, बार बार ऊपर नीचे हिल रहा है कुछ। रुक जाओ एक मिनट, ये ठक ठक जो आवाज आ रही है पावर सप्लाई की है। रुको एक मिनट, मेरी क्लास में ही आती है, मैं वो होता क्या है कि छोड़ो मुद्दे पे आ जाते हैं, चले ठीक है। देखिए तो पॉइंट ये है कि साहब क्रेडिट है IGST का, CGST का, SGST का, और टैक्स देना आ रहा है पता नहीं किसका, तो अब किसका सेट ऑफ अलाउड है किसका नहीं अलाउड है यहां समझना बहुत जरूरी है। सुनना ध्यान से, IGST जो है, IGST को सेट ऑफ आप IGST और CGST और SGST तीनों से कर सकते हो। CGST का सेट ऑफ आप CGST से भी कर सकते हो और IGST से भी कर सकते हो। SGST का सेट ऑफ आप SGST से भी कर सकते हो, पर इसका सेट ऑफ SGST से या SGST का सेट ऑफ CGST से पॉसिबल नहीं है। ये है पहला थंब रूल नंबर 1, और यहां पे सबका सेट ऑफ एक दूसरे से अलाउ किया, लेकिन एक सेट ऑफ डिसअलाउ कर दिया, और वो है CGST कैन नॉट बी सेट ऑफ विद SGST एंड SGST कैन नॉट बी सेट ऑफ विद CGST। मैं इसको एक सिंपल भाषा से एग्जाम्पल में समझाऊं तो मैं हमेशा बोलता हूं सास बहू और पति, सास बहू, और IGST जो है ये है पति, ये है हमारा राहुल सास, सास नहीं सास, अब जो भी आप समझ लो, मदर इन लॉ, और ये है बहू।
बहू, ठीक है। पहले मैं सास बहू और देवर बोलता था, लेकिन उसमें और गड़बड़ हो जाती थी, यही ज्यादा सही है, सास बहू और पति। ठीक है, अब सुनो, जो सुनिए, पति है आईजीएसटी, वो है बेचारा सैंडविच, उसको उसको अपनी मां से भी बना के रखनी पड़ेगी और अपनी बीवी से भी बना के रखनी पड़ेगी, और खुद से तो है ही सरी। तो आईजीएसटी ऐसा टैक्स है जो सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे वो अपनी बीवी हो। मतलब आईजीएसटी का सेट ऑफ आईजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी से भी हो सकता है। माँ अपने बेटे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, तो माँ आई सीजीएसटी के साथ साथ किसके लिए सेट ऑफ हो सकती है? आईजीएसटी। और बीवी भी अपने पति के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, वैसे तो नहीं करेगी लेकिन फिर भी मान लेते कर लेगी। तो एसजीएसटी और पर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिनको आपने अगर एक कमरे में बैठा दिया तो हजारों सालों पहले से लेके हजारों सालों आगे तक ये कॉम्बिनेशन कभी ना बन पाया है, ना कभी बन पाएगा, और वो है सास और बहू। दोनों एक दूसरे के लिए कभी कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। मतलब सीजीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एसजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी। एक कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। बेटा है, मां की भी सुनेगा, बीवी की भी सुनेगा। आईजीएसटी ऐसा टैक्स है जो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सबके साथ सेट ऑफ हो सकता है। But CGST can be set off with, of course, with CGST, but also with IGST. And SGST can set off with SGST and IGST. But CGST cannot be set off with SGST and SGST cannot be set off with CGST. तो पहला डेडली कॉम्बिनेशन जो अलाउड ही नहीं है वो है CGST और SGST। एक दूसरे से C और S एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते। क्या है? पहला थंब रूल सबको समझ में आ गया है? ये है थंब रूल नंबर 1। अब लिखो थंब रूल नंबर 2। और जी बताऊंगा, मैं सारे लॉजिक बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहले कानून समझ लें, फिर जब इसका प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको पूरा इसका लॉजिक भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनना। थंब रूल नंबर 2 क्या बोलता है? थंब रूल 2 है ना, ऑक्सीजन मास की तरह है प्लेन के। आप अगर याद हो, सर हम तो एयर होस्टेस ही देखते रहते हैं, उसकी बात तो सुनते नहीं है। अगर एयर होस्टेस की बात सुनी हो तो एयर होस्टेस एक लाइन बोलती है कि दूसरों को बचाने से पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरे का लगाएं, क्योंकि खुद को हाजिर ही आएगी, दूसरे को क्या भरेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये कि साहब दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं। इसका मतलब ये सेकेंड थंब रूल है, सीजीएसटी को अगर क्रेडिट पड़ा है और 2 लाइबिलिटी दिख रही है, सीजीएसटी की भी और आईजीएसटी की भी, पहले किसकी यूज करेगा? पहले सीजीएसटी को देगा, फिर, इसीलिए आप सीक्वेंस देखना, पहले मैंने खुद का पहले खुद से लिखा है, आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी का पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी का पहले एसजीएसटी, फिर दूसरा। तो सेकंड थंब रूल क्या है? पहले खुद का खुद से, फिर दूसरों से। तो लिखो ये लाइन कि पहले टैक्स आईजीएसटी क्रेडिट फर्स्ट सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी विद सीजीएसटी, एसजीएसटी विद एसजीएसटी, देन विद अदर टैक्सेस। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये लॉ के लिए नहीं है। हाँ, मैं 1:30 बजे तक ले लूंगा, चलेगा। ओके, कितने बजे तक क्लास थी अपनी? 1-1:30 बजे तक रहेगी, 1:30 बजे तक रहेगी, चलेगा। ओके चले। अरे अभी तो बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आप बोलोगे 2 बजे तक पढ़ाओ, अरे आपका ब्रेक आगे बढ़ जाएगा ना। सागर सर की क्लास की जगह तो आज कुछ प्रोग्राम है ना 2 बजे। 2 बजे आपको आया होगा वो मैसेज उस पर, अरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई है। बताएंगे बताएंगे, अभी आ जाएगा 2 बजे। एक्चुअली एक
एक एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट आ रही है, बताया होगा, कुछ आया था इंस्टाग्राम पे, देख लीजिएगा। ओके, देखिए थंब रूल नंबर 2, क्लास मेरी है ना 1:30 बजे तक, उसके बाद है ना 15 मिनट का काम है, उसके बाद फिर क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, अभी सुनिए थंब रूल नंबर 2, थंब रूल नंबर 2, और थंब रूल नंबर 2 के लिए लिखिए आप, खुद का सेट ऑफ पहले खुद से करेंगे फिर दूसरे से करेंगे, ये लिख लो एग्जैक्टली। कोई लॉ में नहीं लिखना है अपने को, सीधे लिख दो खुद का सेट ऑफ पहले खुद के टैक्स से फिर दूसरे से। पहले क्रेडिट सेम टैक्स से सेट ऑफ करेगी फिर दूसरे से करेगी। ये हो गया थंब रूल नंबर 2। हो गया थंब रूल नंबर 2। थंब रूल नंबर 2 में लिखा कि पहले क्रेडिट सेम नेचर ऑफ टैक्स से सेट ऑफ करेगी फिर दूसरे से सेट ऑफ करेगी। जी वो अभी बता रहा हूं, अभी वो आया नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 बच्चे हैं, नहीं चलो पति है, माँ को भी बचाना है बीवी को भी बचाना है, किसको पहले बचाएगा, ये उनका सवाल है। खुद को तो बचा लिया, अब माँ भी बैठी बीवी बैठी है, किसको बचाएगा, समझेंगे अभी। अभी बोलना आसान है, बीवी सामने होगी तब पूछना, ठीक है। चले, अभी लग रहा है बीवी सामने बैठी हो तो सुन लेना माँ को, फिर वो बोलेगी ठीक है माँ के साथ ही रह लो, फिर एक काम करो, ठीक है। आ जाओ आगे और आ जाइए थंब रूल नंबर 3, थंब रूल नंबर 3। चलिए थंब रूल नंबर 3, थंब रूल नंबर 3 है आईजीएसटी की क्रेडिट जब तक 0 ना हो जाए आप सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। थंब रूल नंबर 3 लिखो, आईजीएसटी की क्रेडिट मैं लिखवा रहा हूं, बोल भी रहा हूं। आज थोड़ा पेंसिल का वो गिर गया मेरे से और इस कारण निब खराब हो गई, निब चेंज करनी पड़ेगी इसकी। ओके, तो लिखिए फर्स्ट यूटिलाइज 100% क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी की क्रेडिट जब तक पूरी 0 ना हो जाए तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। आईजीएसटी की क्रेडिट जब तक 0 ना हो जाए आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। ये है थंब रूल नंबर 3। जब तक आईजीएसटी क्रेडिट 0 ना हो जाए तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। ये है थंब रूल नंबर 3। अब लिखिए थंब रूल नंबर 4, लास्ट एंड फाइनल थंब रूल। बहुत मजा आएगा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो, अभी रियलाइज होगा अच्छा सारे थंब रूल एक ही साथ लग रहे हैं, समझेंगे। थंब रूल नंबर 4, थंब रूल नंबर 4 में मैं आपको पूरी रैंकिंग बताता हूं एग्जैक्टली कि कैसे हम इसकी रैंकिंग यूज करने वाले हैं। अब सुनना ध्यान से, ये है मेरा टैक्स, मुझे पे करना है आईजीएसटी, मुझे पे करना है सीजीएसटी और मुझे पे करना है एसजीएसटी। और यहां मेरे पास रखी हुई है मेरी आईटीसी।
अब मैंने अभी एक लाइन बोली, सबसे पहले किसकी आईटीसी यूज होनी चाहिए? सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी को मैं यूज करूंगा। एक और थंब रूल क्या बोलता है? आईजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा? तो इसको दे दूंगा मैं रैंक नंबर 1। सर पर मान लो आईजीएसटी का टैक्स 70,000 है और आईजीएसटी क्रेडिट 2 लाख रुपए पड़ी है, तो आपने 70,000 रुपए तो यूज कर लिए, पर अभी मेरे पास कितनी क्रेडिट रखी हुई है? 31। क्या मैं अब आईजीएसटी क्रेडिट को छोड़ के पहले सीजीएसटी यूज कर लूं? क्यों नहीं कर सकता? थंब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट 0 ना हो जाए तब तक हम आपको सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करने, मतलब अपने पास अगर आईजीएसटी का टैक्स कम है और आईजीएसटी क्रेडिट ज्यादा है तो अब ये क्रेडिट कहां यूज करनी पड़ेगी? पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो इसको देंगे रैंक 2 और इसको देंगे रैंक 2, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं है। मतलब आईजीएसटी मां और बीवी में से किसी एक को चुन लेगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। पर हाँ एक चीज है, यहां पे हम फिर करेंगे कैसे? पहले सीजीएसटी को दें, एसजीएसटी को दें, क्या करें? एक्चुअली इसके लिए पता है हम क्या करेंगे? एक मिनट सुनना, इसका एग्जाम्पल सीधे यही बैठता है। प्लेन क्रैश हो रहा है, आपने अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगा लिया, पर अपने पास समय है अभी भी, अब माँ को ही बचा सकते हैं, बीवी को ही बचा सकते हैं। अब मुझे बताओ, बचाना दोनों को कोशिश करेंगे, पर पहले किसको ऑक्सीजन मास्क चढ़ाऊंगा? माँ को। ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है किसकी खुद की हालत ज्यादा खराब है। नहीं समझ रहे आप? अगर माँ बोल रही बेटा बेटा इसको लगा दे मैं ठीक हूं, तो पहले किसको लगा दे? और बी बोल रहे अरे नहीं मम्मी जी को पहले लगा दो मैं ठीक हूं, तो पहले किसको लगा दे? सुनो यहां पे एक्चुअली कैसे लगेगा, सुनना ध्यान से, सुनना। हम लोग पता है यहां पे ये रैशनल अप्रोच लगाएंगे कि बाद में जाके खुद के पास किसका क्रेडिट ज्यादा है, खुद का। मतलब सीजीएसटी के पास खुद का इनफ क्रेडिट है, उसको आईजीएसटी के क्रेडिट की जरूरत, तो पहले हम उस क्रेडिट को कहां यूज कर लेंगे? एसजीएसटी में। जिसका खुद का सपोर्ट अच्छा है उसको दूसरे से मदद की जरूरत, मतलब अपने को करना तो सीक्वेंस यही है, पर हम रिवर्स में जाके पहले खुद का क्रेडिट रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर इमेजिन करो, मैं यहाँ पे इमेजिनेशन डाल देता हूं, इमेजिन करो सीजीएसटी का 1 लाख रुपए का टैक्स देने का आ रहा है, ठीक, और खुद के पास 70,000 का क्रेडिट पड़ा है। खुद के पास कितना क्रेडिट पड़ा है? तो आप बताओ सीजीएसटी आईजीएसटी से कितना ले? 30 ही ले और बाकी बोले एसजीएसटी को दे देना यार, क्योंकि एसजीएसटी के पास कम है। एसजीएसटी के पास एक मिनट के लिए मान लेते हैं 40 का ही क्रेडिट है, तो बताओ जरूरत किसको ज्यादा है क्रेडिट की? तो एक्चुअली अपन ये रैशनल अप्रोच लगाएंगे, हम यहाँ पे रैशनल अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि पता है जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो ये हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम सबसे मैक्सिमम क्रेडिट का यूज कर लें ताकि कैश में देने को कम से कम आए। आज मुझे पता आप एक प्रैक्टिसिंग सी होते और आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि टैक्स कैलकुलेट करो, तो आप क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या पहले यूज हो जाए? यार आप बताओ क्या प्रेफरेबल है? दिया हुआ टैक्स पहले यूज हो जाए वो प्रेफरेबल है कि बैंक से आज देना पड़े वो प्रेफरेबल है? आप किस दुकान पे जाओगे पेंटालून्स की और आपके पास उसका वाउचर पड़ा होगा, तो पहले आप वाउचर यूज करना चाहोगे कि पहले आप अपना बैंक का कार्ड यूज करोगे? मतलब हम भी यही प्रेफर करेंगे कि मैक्सिमम क्रेडिट खप जाए मतलब यूज हो जाए और मुझे कैश में कम से कम देना पड़े। और इसके लिए हमको ये रैशनल लगाना पड़ेगा कि खुद का सपोर्ट कितना है वो पहले देख ले भाई। सीजीएसटी के पास अगर खुद का सपोर्ट अच्छा खासा है तो ये देख ले कि इसको इसके बाद जरूरत आईजीएसटी की कितनी पड़ेगी, उतना ही आईजीएसटी ले। मतलब रिवर्स में जाके हम पहले सीजीएसटी का अमाउंट देख लेंगे कि कितना इसका खुद का आ रहा है, ताकि बाद में जाके पता पड़ जाए इसको आईजीएसटी यूज इतना ही आएगा तो उतना ही सीजीएसटी को दो, बाकी इसको दे दोगे आप एसजीएसटी को। तो हम रैंकिंग तो दोनों को 2 देंगे, लेकिन वहां पे हम रैशनल अप्रोच लगाएंगे, कुछ खुद का क्रेडिट किसका ज्यादा रखा हुआ है वो पहले रख देंगे, तो अपने आप रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमको आईजीएसटी की जरूरत कितनी पड़ रही है। आप तो ये देखो कि मुझे 1 लाख चाहिए और 70 मेरे पास ही है, तो मैं आईजीएसटी से कितना और लूं? 30 ही और लूं ना।
तो 30 के बाद जो बचा हुआ है वो बोलूंगा आगे रवाना कर, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो बाकी एसजीएसटी को दे देंगे। तो वो अपन अप्रोच प्रैक्टिकल में लगाएंगे। लेकिन हाँ सर, रैंक 1 हो गया आईजीएसटी से आईजीएसटी, रैंक 2 हो गया आईजीएसटी से सीजीएसटी और एसजीएसटी रैशनल अप्रोच लगा के, रैंक 3 किसको दूं? पहले बताओ, अब आईजीएसटी का ग्रेड हो गया 0, अब किसके पास पहुंचे आप? अब सीजीएसटी पहले किसको किससे सेट ऑफ करे? ध्यान रखना, इसको देंगे रैंक 3, अरे 3 हो गया ना, 2 तो ऊपर तक आ गई, रैंक 3, और इसको देंगे रैंक, और इसको देंगे रैंक, वो दे ही नहीं सकते। सीजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ, थंब रूल नंबर 1, सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ। अब सीजीएसटी की क्रेडिट भी यूज कर लिया, अब किसके पास पहुंचेंगे? एसजीएसटी के पास। अब बताओ रैंक 5 किसको दूं? पहले खुद का खुद से, तो इसको मिलेगी रैंक, नहीं यहां पे हो जाएगा क्रॉस, यहां पे हो जाएगा क्रॉस, और इसको मिलेगी रैंक नंबर 5। और इसको मिलेगी रैंक नंबर 6। ये है हमारी पूरी रैंकिंग, और ये हो गया हमारा थंब रूल नंबर 4। मतलब इन सारे थंब रूल का एक कॉम्बिनेशन बना लिया हमने पूरा। सही है बिल्कुल कुणाल, आप नोट करो, आपको प्रैक्टिकल में यही लगेगा कि यही फॉलो हो रहा है पूरा एग्जैक्ट। तो क्या थंब रूल समझ में आया? 1 मिनट, एक बार आपको याद करने पड़ेंगे थंब रूल। पहला थंब रूल क्या बोलता है? CGST कैन नॉट बी सेट ऑफ विद SGST एंड SGST कैन नॉट बी सेट ऑफ विद, दिस इज थंब रूल नंबर 1। थंब रूल नंबर 2, IGST पहले IGST से, फिर CGST SGST से, CGST पहले CGST से, फिर IGST से, SGST पहले SGST से, फिर IGST से। थंब रूल नंबर 2 हो गया। थंब रूल नंबर 3, IGST जब तक 0 ना हो जाए तब तक आप CGST और फिर SGST ग्रेड को हाथ नहीं लगा सकते। थंब रूल नंबर 4, रैशनल अप्रोच लगानी है। रैंक 1 दे दिया आईजीएसटी को, लेकिन आईजीएसटी खत्म होने के बाद अगर आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है और सीजीएसटी देना आ रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी से पहले किसको चूज करोगे? दोनों का रैंक 2 है, तो वहां पे आप लगाओगे रैशनल अप्रोच। जहां पे खुद का क्रेडिट ज्यादा पड़ा हुआ है उसको आईजीएसटी क्रेडिट कम देंगे, इसकी खुद की क्रेडिट कम है उसको आईजीएसटी क्रेडिट ज्यादा देंगे, और उसके हिसाब से निकालेंगे मिनिमम कैश पेबल। मिनिमम कैश पेबल, गरीब को ज्यादा देंगे, अमीर को कम देंगे। यस, और फिर हम निकालेंगे मिनिमम कैश पेएबल। पहले बताओ ये थंब रूल समझ में आ गए? अब एक्चुअली से समझ में क्या है, अभी तो सिर्फ पढ़ा है, समझने के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझना पड़ेगा। तो क्यों ना स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 1 से। लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को समझने के लिए। यस कुणाल बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्रेडिट का मतलब है जो परचेज पे दिया हुआ टैक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स क्रेडिट किस चीज की मिलती है? परचेज पे दिए गए टैक्स की, इनपुट टैक्स की। हाँ नहीं नहीं उसको छोड़ो ना, अपन वो तो खाली एक सिचुएशन देने का था। अब अपन फाइनली अच्छे एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिखो अच्छा एग्जाम्पल। आपके पास सबसे पहले रखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है पहले मैं वो लिखवा देता हूं, 10,000। टोटल मिला के 17,000 की आपके पास क्रेडिट रखी हुई, जिसमें 10,000 का तो आईजीएसटी है, 5,000 का सीजीएसटी और 2,000 का एसजीएसटी है। इस महीने मैंने और सामान खरीदा,
और मुझे क्या आ गई इस महीने की, और आईटीसी आ गई, मतलब ये तो ओपनिंग पड़ी थी, अब मैंने इस महीने और सामान खरीदा तो और मुझे आईटीसी मिलेगी। ठीक, यहां आ गई 40,000, यहां आ गई 20,000, और यहां भी आ गई 20,000। 17,000। यहां आ रहा है आउटपुट टैक्स पेबल। आवाज बिल्कुल बंद सर। आउटपुट टैक्स पेबल मतलब मुझे अल्टीमेटली इस महीने सेल पे कितना टैक्स देना आ रहा है। वो आ रहा है आईजीएसटी का 20,000, $48,000 CGST, 48,000 SGST। कैलकुलेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, और वो भी आपको तीनों में से कितना कितना टैक्स कौन सा है वो बताना पड़ेगा, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, कितना आईजीएसटी है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या हो रहा है पलक, सब ठीक है? सलोनी और पलक हंसे जा रहे हैं और ये भी नहीं पता किस बात पे हंस रहे हैं। ओ पलक, जल्दी फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी। भांग वांग खाई थी क्या एक दो दिन पहले कहीं? ऐसा होता है एक्चुअली, भांग के बाद अगर आप हंसना चालू कर दो तो रुकता नहीं है, फिर आदमी फिर हंसते ही रहता है। मैं तो एक बार पेड़ पे चढ़ गया था, उतरा ही नहीं। जी, देखते हैं, निकालते हैं सब लोग। सब लोग निकालो कौन सा टैक्स कितना देना आ रहा है, और किसी की क्रेडिट बच रही है, क्या हो रहा है ये भी निकालना पड़ेगा। कैश देना आ रहा है, 19,000 कैश देना आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस भी 17,000 का, ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंस भी तो है क्रेडिट का, और इस बार का क्रेडिट भी है। ओवरऑल क्रेडिट आईजीएसटी का होगा 50,000, उसका 25,000 और इसका 22,000, और इधर आ रहा है 96 + 20, 116। गलत है, गलत है, 19,000 बिल्कुल गलत है। आप तो इनके टोटल बताओ मेरे को पहले, ये कितना है? 17। एक मिनट, ये कितना आ रहा है? 1,00,000। अच्छा, इसलिए आ रहा है, सॉरी सॉरी, मैं 1,00,000 समझ के बैठा था। आएगा आएगा आएगा, मैं एक्चुअली 1,00,000 समझ गया, 80,000। और यहाँ आ रहा है 1,16,000। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो कितना टैक्स पेबल आ रहा है। डिपेंड करेगा, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा भी कर सकते हो, आप चाहो तो सीजीएसटी पूरा यूज करके एसजीएसटी पेबल निकाल सकते हो। ओवरऑल अमाउंट 19,000 ही निकल के आएगा। चलो अपन निकाल लेते हैं कैसे आएगा, स्टार्ट करते हैं। देखो 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 देखो, अब इसको निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास में आईटीसी का। 10,000, 5,000, 2,000। और इसके बाद आएगा करंट आईटीसी कितना है, 40,
टोटल आईटीसी है 50,000, 25,000, 22,000। ये तो मेरा आईटीसी का बैलेंस निकल के आ गया कि मेरे पास टोटल आईटीसी कितनी अवेलेबल है। 50,000 की आईटीसी अवेलेबल है आईजीएसटी की, 25,000 की आईटीसी अवेलेबल है सीजीएसटी की, और 22,000 की आईटीसी अवेलेबल है एसजीएसटी की। ये तो आ गया सर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्रॉस यूटिलाइजेशन करना है। तो मैं टैक्स पेबल लिख रखा है, क्वेश्चन में निकाला हुआ है ऑलरेडी टैक्स पेबल। कितना है बेटा आईजीएसटी, कितना है सीजीएसटी, कितना है एसजीएसटी? पहले वाले का 20,000, 48,000 लेस कर लेते हैं अपन इसमें से। सबसे पहले आईजीएसटी, चलो 50 की क्रेडिट पड़ी हुई है, सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी कितना सेट ऑफ कर दूंगा बताओ, कितना कर दूंगा? 20,000। अब कितनी बच गई? 30। सर अब 30 किसमें से करूं? वैसे तो देखो यहाँ पे फुल यूटिलाइज हो जाएगी दोनों साइड से, आपकी चॉइस है, फिर भी अपन रैशनल अप्रोच लगाएं तो 1 मिनट के लिए रख लेते हैं यहाँ पे कि सीजीएसटी की आईटीसी कितनी है। सीजीएसटी की बताओ कितनी है? 25। कितनी है? मतलब अल्टीमेटली आईजीएसटी से सीजीएसटी को मैक्सिमम कितना और लगेगा? कितना और लगेगा? 23,000। तो एक काम करो, अपनी जो बची हुई है उसमें 23 किसको दे दो? सीजीएसटी। समझ में आया कैसे किया? खुद की आईटीसी 25,000 है ना, तो 48 में से 25 खुद ले लेगा वो, तो अपने को कितनी जरूरत पड़ रही है आईजीएसटी की? 23,000 की। ये भी मैंने यहां से सेट ऑफ कर दी। अब 50 में से 20 सेट ऑफ कर दी मैंने आईजीएसटी की, आईजीएसटी से 23,000 सेट ऑफ कर दी सीजीएसटी से। बताओ एसजीएसटी के लिए कितनी बच गई? 7,000। ये भी मैंने यूज कर लिया। अब बताओ मेरे पास में आईजीएसटी का क्रेडिट बचा क्या? 0। अब मैं उठा लेता हूं सीजीएसटी का, और सीजीएसटी का पूरा किसको दे दिया? सीजीएसटी को। देखो अब ये लायबिलिटी तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, सीजीएसटी पूरा। अब मेरे पास बचा है सिर्फ एसजीएसटी, तो एसजीएसटी का पूरा क्रेडिट मैं एसजीएसटी में यूज कर लूंगा, तो मुझे कैश पेबल निकल के आ जाएगा कितने का? 19,000 का। अब आप देख लो ये समझ में आया या नहीं आया? क्यों? तो 1 मिनट पर अल्टे को रैशनल, आप एक सीन मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं। रैशनल अप्रोच ये कि आपका जितनी जरूरत है उतना ही लो। सीजीएसटी को भी 23 की जरूरत है, और एसजीएसटी को भी 48 माइनस 22 कर लो तो जरूरत है। अल्टीमेटली किसी एक की पूरी बुक सेट ऑफ कर दो, आप आपकी चॉइस है। हमने सीजीएसटी की पूरी बुक सेट ऑफ कर दी, पर ऐसा मत दे दो कि सीजीएसटी के पास क्रेडिट पड़ा रह जाए और एसजीएसटी देना पड़ जाए। जैसे यहां पे अगर मैं ये कर देता, पूरे 48 सीजीएसटी से यूज कर लेता, सोचो अगर मैं पूरा 48 सीजीएसटी से यूज कर लेता तो बताओ क्या होता? सीजीएसटी की लाइबिलिटी मतलब कितने का आईजीएसटी पड़ा? 30,000 का। 20 के बाद कितने का आईजीएसटी पड़ा? 30 का। मैं पूरा 30 किससे यूज कर लेता? सीजीएसटी से। तो बताओ आपके पास एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी बचती? 18 और क्रेडिट कितनी बच जाती? 25। तो आपके पास सीजीएसटी का 7,000 का क्रेडिट फालतू बच जाता, और आप उसको एसजीएसटी में यूज भी नहीं कर पाते। तो होता क्या? एसजीएसटी का टैक्स और ज्यादा आ जाता और सीजीएसटी की लाइबिलिटी क्रेडिट 7,000 की बच जाती। तो हमने बोला कि भाई सीजीएसटी को मैक्सिमम किसकी जरूरत है, तो मैक्सिमम सीजीएसटी को 23,000 लगेगा, दे दो 23,000। बचा हुआ एसजीएसटी को दे दो। उल्टा भी कर सकते हो, आप एसजीएसटी का क्रेडिट रख दो, एसजीएसटी को दे दो और सीजीएसटी का टैक्स पेबल निकाल दो। अल्टीमेटली एग्जामिनर ये चेक करेगा कि मिनिमम टैक्स पेबल 19 आना चाहिए। अब वो सीजीएसटी का आए या एसजीएसटी का है, या दोनों का आधा आधा है, या 30, 40, 70 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली टोटल पेबल 19,000 आना चाहिए। और हाँ, आईजीएसटी पेबल मत निकाल के आ जाना भाई। आईजीएसटी पेबल कैसे आ सकता है? आपने आईजीएसटी क्रेडिट को आईजीएसटी सेट ऑफ कर लिया, उसकी लायबिलिटी 0 हुए बिना आप सीजीएसटी एसजीएसटी के पास कैसे चले गए? तो इसलिए आईजीएसटी पेबल नहीं आएगा। पेबल तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में से एक आएगा। अब टोटल 19 मैच होना चाहिए। आपकी चॉइस है, आप पहले एसजीएसटी को दे दो तो भी 19 होगा, पहले सीजीएसटी को दे दो तो भी 19 होगा। इसका कोई सिक्वेंस एग्जाम में या प्रोविजन लिखा हुआ लॉ में नहीं है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। लिखो भैया एग्जाम्पल नंबर 2। लिखिए एग्जाम्पल 2।
लिखना है इसको, जल्दी नोट करो फटाफट बेटा। वहां स्विच से चालू कर दो। अभी बंद किया ना, हाँ ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कोई गर्मी नहीं लग रही है, नॉर्मल एकदम। तुम पंखे के नीचे ही बैठे हो, पीछे देखो, हवा नहीं आती, सही बात है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई एसी चालू करने की जरूरत है नहीं। हाँ बस ठीक है, चलो बैठे रहो। हो गए। मेरे यहाँ तो फैन भी नहीं है, मेरे यहाँ तो एसी भी नहीं है, फिर भी मेरे को वो वहाँ है। तुम्हारा जितना है उतना ही मेरा है। तो मेरे यहाँ तो एसी भी पास में नहीं, फिर भी मेरे को लग नहीं रहा कि कोई गर्मी एज सच है, नॉर्मल है। चले, तो आगे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। ज़्यादा ठंड में फिर नींद आती है, थोड़ी गर्मी लगेगी तो कम से कम आंखें बंद नहीं होगी, नहीं तो आराम से आंखें बंद हो जाएगी बैठ के। चलिए, तो लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल सेकंड, और लिखिए डिटेल्स ऑफ परचेजेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 23। आपको बोला है अक्टूबर 23 की परचेजेस की डिटेल्स आपको सबसे पहले दी हुई है। सबसे पहले दिया है इंट्रा स्टेट परचेज 7 लाख रुपीस। दूसरा दिया है इंटर स्टेट परचेज 20 लाख रुपीस। ठीक, आपको सबसे पहले दे रखा है 7 लाख की खरीदी हमने करी है लोकल, और 20 लाख की खरीदी हमने करी है स्टेट के बाहर से। ठीक है, अब दे रखा है डिटेल्स ऑफ टर्नओवर, हमने जो सेल किया है उसकी भी डिटेल देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई 30 लाख रुपीस। इंटर स्टेट सप्लाई 5 लाख रुपीस। 30 लाख की सेल करी है मैंने लोकल, और स्टेट के बाहर सेल करी है 5 लाख रुपए की। रेट ऑफ जीएसटी, सभी के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 12% है। मतलब परचेज पे भी रेट ऑफ जीएसटी 12 है और सेल पे भी रेट ऑफ जीएसटी 12 है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी भी दिया हुआ है। आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है 40,000 का, सीजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है 30,000 का, और एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है 10,000 का। आपको कैलकुलेट क्या करना है, अगेन वही नेट जीएसटी पेएबल निकालना है इस महीने का। अब आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है, इस बार की आईटीसी कैलकुलेट करने के लिए पहले परचेज पे क्या टैक्स पे किया है वो निकालना पड़ेगा, वो इस बार के आईटीसी में जुड़ जाएगा। और सेल पे जो टैक्स आ रहा है वो आउटपुट लाइबिलिटी बनेगा, फिर आउटपुट माइनस आईटीसी का सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल आईटीसी निकाल लो। ओपनिंग में इस बार की कितनी आईटीसी और आ रही है वो जोड़ के टोटल आईटीसी निकाल लो। इस बार की परचेज दे रखा है, इस बार का रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है, उसको जोड़ के ओपनिंग में करंट आईटीसी जोड़ के टोटल आईटीसी कितना आ रहा है वो निकाल लीजिए पहले।
जीएसटी 12% की रेट है, जीएसटी का रेट 12% है, जीएसटी का रेट 12% है। यस, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बताओ 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 क्या आ रहा है सबसे पहले। इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव निकालना पड़ेगा, अलग से निकलेगा। टोटल मिला के कितना आईटीसी का बैलेंस है वो देख लेते हैं। हमारे पास आईजीएसटी है, सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। पहले बताओ हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच? 40,000, 30,000, 10,000, है ना। इसके बाद अपन इसमें ले लेंगे इस बार की इंट्रा परचेजेस। आप मुझे तो इस बार की इंट्रा स्टेट परचेज कितनी है? 7 लाख। अब 7 लाख पे पहले तो बताओ इंट्रा है तो क्या देके आए होंगे आप लोग? आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% का निकाल लो। 7 लाख का 6% कितना कितना होगा? 42,000 का सीजीएसटी एंड 42,000 का एसजीएसटी। बहुत बढ़िया। 7 लाख का 6% निकाल लेंगे, 42 का सीजीएसटी और 42 का एसजीएसटी। एक्सक्लूसिव है, ऑफकोर्स एक्सक्लूसिव है। नहीं, इंटर इंटरस्टेट परचेज का अमाउंट कितना है? नहीं नहीं, अमाउंट 20 लाख। आप मुझे बताओ इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी 12% कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2,40,000। तो यहां पे ये आ जाएगी मेरी टोटल आईटीसी 2,80,000 एंड 72,000 एंड 52,000। 2,80,000, 72,000, 52,000, ये आ गया मेरा टोटल आईटीसी का बैलेंस। ठीक, ये मेरा पहला पार्ट हो गया जहाँ पे हमने आईटीसी कितना अवेलेबल है वो निकाल लिया कि हमारे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है। ठीक, दूसरा काम करते हैं, आउटपुट टैक्स कितना है वो निकाल लेते हैं। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स पेएबल। आउटपुट टैक्स कितना पेएबल आएगा? अगेन आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप बताओ कितना इंट्रा परचेज थे? इंट्रा सेल 30 लाख। 30 लाख का कितने परसेंट निकलेगा? 6%। तो पहले वाले का आ जाएगा 1 लाख और दूसरे वाले का भी कितना आ जाएगा? 1 लाख। और इंटर कितना है? 5 लाख। कितना आईजीएसटी? ये मेरा टोटल टैक्स पेएबल आ रहा है। ग्रॉस लाइबिलिटी बोल सकते हैं अपन इसको। कितनी ग्रॉस लाइबिलिटी मेरी पे करने की आ रही है? आईजीएसटी की आ रही है 60,000,
CGST आ रहा है 1,80,000 और SGST भी आ रहा है 1,80,000। ये मेरा आउटपुट टैक्स पेबल भी निकल के आ गया है। अब फाइनली मुझे करना है सेट ऑफ। हमने टैक्स क्रेडिट भी निकाल ली, टैक्स पेबल भी निकाल लिया, फाइनली अपन सेट ऑफ मारना चालू करते हैं। किसको किससे सेट ऑफ करेंगे? तो तीसरा पार्ट आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश पेबल। कितना कैश में सेट ऑफ करने को आ रहा है? सबसे पहले IGST, CGST, SGST। बताओ टैक्स पेबल कितना है पहले? ग्रॉस 60,000 ये है सेकंड, 180 ये है थर्ड, 180 इधर भी है, लेस ITC। सबसे पहले किसका ITC सेट ऑफ करेंगे हम लोग? IGST का। बताओ IGST की ITC कितनी है? सर 280, जबकि यहां पे कितनी यूज होगी? सिर्फ 60,000। तो अपने पास अभी 2,20,000 की IGST और बच गई। अब बताओ मैं क्या करूं सेकंड में? पहले ये देख लो CGST के पास खुद का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। कितना? 70। मतलब CGST खुद 72 दे पाएगा। तो आप सोच लो IGST से उसको कितने की जरूरत है? 1 लाख। अब आप देख लो टोटल IGST कितना था माइनस कितना हम सेट ऑफ कर चुके हैं। सर टोटल IGST था 280, माइनस कर दिया 60, माइनस कर दिया 1,08,000। अभी भी कितना बच गया? अब 1,12,000। ये पूरी की पूरी मैं SGST से ITC यूज कर लूंगा। ठीक, अब मैं ये कर चुका हूं और CGST भी पूरा यूज कर चुका हूं। अब किसको यूज करूंगा? SGST। 1 मिनट, कितना क्रेडिट रखा है? क्या मुझे 52,000 की जरूरत है? 52,000 की जरूरत है? चेक कर लो, अब पूरा लगेगा 52। लग गया SGST में पूरा 52,000। ले लो 52,000 रुपए पूरा। और आप बता दो अब कहीं कैश पेबल आ रहा है क्या? 0 0 और ये इसका आंसर है। पहली स्टेप सेल के हिसाब से टैक्स निकाला, दूसरी स्टेप परचेस पे दिया गया टैक्स निकाला, तीसरी स्टेप सेल के टैक्स को परचेस से सेट ऑफ करने के लिए हमने वो सेक्शन 49 लगा के नेट सेट ऑफ मार दिया और यहां से कैश पेबल आ गया 16,000 रुपए का। सर हम चाह रहे थे कि CGST में कम यूज करें। देखो आप कैसे भी यूज करो, नेट टैक्स पेबल 16,000 रुपए आना चाहिए भाई। वो CGST का है, SGST का है, दोनों का मिला के है। 8,000 दोनों का आएगा तो भी सही मानूंगा, 4,000 12,000 आएगा तो भी सही मानूंगा। टोटल टैक्स पेबल 16,000 आना चाहिए। वो चाहे CGST का है या SGST का है या दोनों का मिला के आए, टोटल टैक्स पेबल 16,000 रुपए आना चाहिए। बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रही है बात समझ में? ग्रेट। अब मेरी बात सुनो, आप तैयार हो चुके हो इतने कि आप कम से कम पास्ट एग्जाम के 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतना आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो क्यों ना मैं आपको ले चलूं पास्ट एग्जाम पेपर पे और आप मुझे फटाफट आंसर्स निकाल के देते रहोगे। हम मई 18 से चालू करेंगे और एक एक करके सारे एग्जाम्स के पास्ट एग्जाम देखते जाते हैं जो कि इस क्रॉस यूटिलाइजेशन को लेके आए हुए हैं, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी क्रॉस यूटिलाइजेशन वाले पार्ट को समझने के लिए। आते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। सर ये क्या है, दूसरा दिन चालू हुआ और पास्ट एग्जाम चालू करा देते हो? जी साहब बिल्कुल, हम चालू करेंगे पास्ट एग्जाम। सबसे पहले टैक्सेशन में जाना पड़ेगा भैया। टैक्सेशन में मई 18 और पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ए तो इनकम टैक्स है पूरा, पार्ट बी GST है। और आप मुझे पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हो। क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट भी बता दूंगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल भी दूंगा। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है। अजय एक रजिस्टर्ड बंदा है जो GST देता है। उसने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया है, सेल किया है, इंट्रा स्टेट सेल किया है और इंट्रा स्टेट परचेज किया है। तो सेल से निकल जाएगी आउटपुट लायबिलिटी, परचेज कहाँ चला जाएगा? आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC में जुड़ जाएगा। उन्होंने ITC का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और आपको बोला है रेट ऑफ GST 9% है।
टोटल 18 है। सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब किसी में ऑलरेडी जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है, और आपको नेट जीएसटी पेएबल निकालना है। बताओ ये क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया उससे इजी हुआ कि नहीं हुआ? वैसा वैसा हुआ तो ये लीजिए साहब, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ शीट में, फटाफट मेरे को सॉल्व करके बताओ। अभी करो। होमवर्क में करोगे क्या? तो रुको रुको रुको, मैं आपको इसको शीट में अटैच करता हूँ। होमवर्क में कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा भी होमवर्क दिखा रहा हूँ, है ना। बेटा बेटा बेटा, तुमको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं 1:30 बजे के पहले पहली बात तो छोड़ूंगा नहीं। और तुम होमवर्क में लेते जाओ, मैं तुमको देते जाऊंगा, इतने क्वेश्चन है। मैं 18। अच्छा हुआ आपने बोला होमवर्क में करना है, बढ़िया है। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 4। एक इसका ए, 8A था क्या? अच्छा, इनकम टैक्स वाले पार्ट से चालू हो रहा है ना, इसलिए जीएसटी वाले पार्ट से चालू हो रहा है। 8A क्वेश्चन नंबर मे 18 का है, और ये 8A क्वेश्चन नंबर है। ये पहला क्वेश्चन है जो जाता है आपके होमवर्क के अंदर। ठीक है, अभी करोगे आप? अभी करोगे? जल्दी निपटाओ, फटाफट निपटाओ, निपटाइए, जल्दी निपटाइए, करना है तो अभी निपटाओ। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन में जूम कर रहा हूं मैं। ये लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन चालू है। अगले पेज पे तो एक ही चीज लिखी है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। बाकी पूरा डिटेल यहीं से लेने का है। फटाफट सॉल्व करके बताओ। टाइम बढ़ गया है बेटा, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेने का बोला गया है मुझे, तो मुझे 1:30 बजे तक लेना है। ऑनलाइन वाले टाइम टेबल भेज रहे थे, उनको बता रहा हूँ मैं कि मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा लेने का बोला गया है। टैक्स रेट में लिख देता हूँ ना, यहाँ पे टैक्स रेट है 18%, जीएसटी का रेट है 18%। फटाफट मुझे कैलकुलेशंस करके बताइए। निकाल लिया क्या पीछे? तकिया रख के आराम से बैठे हुए, हाथ रख के। जी बोलो।
पर आईजीएसटी जीरो होने के बाद ये गणित चालू होगी, पहले आईजीएसटी भी जीरो करना पड़ेगा। जब तक आईजीएसटी जीरो नहीं हो जाता तब तक आप सीजीएसटी एसजीएसटी थोड़ी पहुंच सकते हो। तो वो तो जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी जाएगा फिर आईजीएसटी जाएगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसमें आईजीएसटी की लायबिलिटी ज्यादा है, तो पहले आप सीजीएसटी से सीजीएसटी करोगे फिर आईजीएसटी करोगे। रैंक यहाँ पे 3 आता है सीजीएसटी टू सीजीएसटी और रैंक 4 आता है सीजीएसटी टू आईजीएसटी। देखो देखो सब लोग ट्राई करो। यस यस यस, बिल्कुल आप सब लोग कैलकुलेट करो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो निकाला आप लोगों ने टैक्स लायबिलिटी। जल्दी आप मुझे बताओ, सबसे पहले इसमें आपकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी आ रही? ग्रॉस किस किस का आईजीएसटी कितना? 1,80,000 आईजीएसटी का, सीजीएसटी का 18,000 और एसजीएसटी का। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर अपन आईटीसी की बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो आप मुझे टोटल बैलेंस कितना है? नहीं आईजीएसटी के पास टोटल कितना? पूरा 25 दे दिया, पूरा ही दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब सीजीएसटी अपना यूज करेगा, आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा सही है ना, सही है। अब सीजीएसटी पहले खुद का कैसे सेट ऑफ कर लेगा? कितना सेट ऑफ कर लेगा? 18,000। सीजीएसटी का बैलेंस कितना बच गया आप बताओ? 47, क्योंकि इस बार की परचेज भी थी ना, वो एक कॉलम मैंने नहीं बनाया आईटीसी का टोटल बैलेंस निकालने का, आप निकाल लोगे। 18,000 आपने खुद से सेट ऑफ कर दिया, अब कितना बच गया? 40। ये कहां से यूज कर लिया आपने? आईजीएसटी से। अब एसजीएसटी पहले खुद के कितने दे देगा? इधर कितना बच गया? 57,000, वो आईजीएसटी से यूज कर लेगा। तो ये जीरो और यहां आ जाएगी आईजीएसटी की कैश में देने का 50। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ आईजीएसटी की लायबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सब सेट ऑफ करने के बाद भी आपको आईजीएसटी और देना आ रहा है, तो हम आईजीएसटी पे करेंगे जी। आपने क्या अलग किया तानिया बताओ? ये थंब रूल नहीं तोड़ सकते आप, तो फिर कैसे किया? थंब रूल तोड़े बिना इसके अलावा कोई और आंसर ही नहीं बनेगा, तो फिर हो ही नहीं सकता है आंसर मैच हो जाए। आपका थंब रूल तोड़े बिना इसके अलावा कोई और आंसर बनेगा ही नहीं। इसमें एक ही पॉसिबल आंसर है, 51,000 का ही कैश पेबल निकल के आ सकता है। सारे थंब रूल फॉलो करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। क्या गड़बड़ करी बताओ ना ताने? अरे तुम एक मिनट पहले आईटीसी का बैलेंस भी निकालवाई दो मेरे को। एक काम करो, आईटीसी का ओवरऑल बैलेंस कितना रहा है वो बता दो मेरे को। आईजीएसटी का तो 25 है, सीजीएसटी का कितना? टोटल आईटीसी का बैलेंस 65 और इसका ये आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है, मतलब आपने आईटीसी का बैलेंस सही नहीं निकाला है। टोटल आईटीसी का बैलेंस आना चाहिए 25, 65 और 75। क्वेश्चन ये रहा। ओपनिंग बैलेंस उल्टा पुल्टा है, ध्यान रखना। सीक्वेंस। ओ भाई साहब, गलती ये कर दी, हमने कॉलम में सबसे पहले आईजीएसटी बनाया, तो हमने आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस 20 लिख दिया। अब गधों, सामने देखो,
क्या हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ी जो ऊपर ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखेंगे, नाम का के लिए लिखा है आगे। तो CGST है 20, SGST है 30 और IGST है 25। आ रहा है समझ में? तो आंसर केस क्यों नहीं गलत होगा? ऐसी बेवकूफी करोगे तो आंसर गलत होगा ही होगा। अब यस, आज के होमवर्क में क्या जा रहा है सुनो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखवा रहा हूं, लिखो। ये आज के होमवर्क में जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखवा रहा हूं। ये लिखिए, क्वेश्चन नवंबर 18 एग्जाम का क्वेश्चन 10A, इतना सा ये रहा, बस यही क्वेश्चन है, इतना सा है ये रहा। वो आउटपुट लाइब्रेरी दे रखी है और आईटीसी का बैलेंस दे रखा है, कुछ भी नहीं है, आंसर निकालना है। तो पहला होमवर्क है आपका नवंबर 18 का सड़ा सा क्वेश्चन 10A, 10A ये रहा, नवंबर 18 का, कॉपी में लिखो। पहला होमवर्क है नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 10A। दूसरा होमवर्क, यस ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा। मे 19 वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा। नवंबर 19 का जो क्वेश्चन है उसमें एक अमाउंट आया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें और निकालनी पड़ेगी, तो मैं कराऊंगा। नवंबर 20, इसमें भी अच्छा पॉइंट है। चलो तो एक ही होमवर्क दे रहा हूँ बस, सिंपल एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, नवंबर 18 का 10A। मई 19 का जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा कल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कल आगे इसका डिस्कशन चालू करेंगे। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। एक बार जितना अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। हो सकता है कुणाल कि अगर आईटीसी का बैलेंस बच जाए तो अगले महीने यूज हो जाएगा, वो आगे से आगे कैरी होता जाएगा। ओपनिंग भी तो हमने यूज किया ना। बोले ना।